नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते विदा की मुख्य हेडलाइंस पे। एक बार फिर से बिहार पुलिस ने ली शपथ। डीजीपी से लेकर पुलिस वाले ने शराब नहीं पीने की खाई कसम। बिहार विधानसभा में चुनाव का हार का कारण तलाशने को लेकर के आरजेडी की समीक्षा बैठक। देश के सबसे प्रदूषित शहर बना बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मी के लिए नई गाइडलाइन, पहले से ज्यादा मुस्तैद रहना होगा। और बिहार में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी। अब खबरें विस्तार से। मैं शपथ लेता हूं कि अपने जीवन काल में कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। अगर मैं कभी भी शराब से जुड़ी किसी गतिविधि में लिप्त पाया गया तो मैं इस कड़ी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा। डीजीपी से लेकर बिहार के सभी पुलिस वालों ने आज इसकी शपथ ली। सरकार के दिशा निर्देश के बाद पूरे सूबे के सभी थानों में शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। 11 बजे सभी पुलिस वालों ने शराब न पीने की शपथ ली। पुलिसकर्मियों को बताया गया है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य व परिवार के लिए हानिकारक है। वह समाज के लोगों को शराब न पीने के लिए भी जागरूक करेंगे। इस कार्य में समाज के अन्य लोगों की भी मदद लेने की बात कही गई है। इसके साथ ही शराबबंदी कानून को पूरे बिहार में सख्ती से लागू कराने की भी बात कही गई। शराबबंदी का जो कानूनी दृष्टिकोण से अनुपालन करवाना है वो हमारा एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी का आइटम है। समय समय पर उसको अपने अंदर रीइंफोर्स करना, उसका समावेश करना ज़रूरी है ताकि इस अत्यधिक जो महत्वपूर्ण काम है उसको हम भूल ना जाएं और जो हमसे अपेक्षित जो हमसे इस प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई है वो कार्रवाई हम लगातार नियम अनुसार करते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी का 5वां दिन में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। जहां धरना का नेतृत्व पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने की। उन्होंने 5वें दिन अन्नदाता किसान को थाली में पैर धोकर और सर पर पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि 22 दिसंबर की सुबह 11 बजे इसी धरना स्थल से राजभवन को पैदल मार्च करेंगे ताकि कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगा सकें। जिस आधार पर पूंजीपति है वो किसान है। आज मजदूर अपना हाथ को रोक दे, किसान अपना हाथ को रोक दे, इन पूंजीपतियों की महल भूत बंगला हो जाएगा। ये नेता मौत के रास्ते ढूंढने लगेंगे और ढूंढना भी चाहिए इस हिंदुस्तान के नेताओं को मौत का रास्ता। शर्म नहीं आता जब हिंदुस्तान के निर्माण करने वाले किसान को माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन और पाकिस्तान की बात करता हो। आप मुद्दे से भटकते हैं। भारत के 130 करोड़ लोगों के अधिकार को छीनकर सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पुनः भारत को गुलाम बनाना चाहते, हमारी जिंदगी पर को तोड़ देना चाहते। आज हमने दुनिया को कहा है हम दूध पत्थर पर जरूर चढ़ाने चले जाते हैं लेकिन इंसान पर कभी दूध नहीं चढ़ाता। इसीलिए आज बिहार का किसान और हमारी पार्टी ये देश को और दुनिया को संदेश देना चाहती है कि किसान और मजदूर हमारे लिए मेरा भगवान। पटना में राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार का कारण तलाशने को लेकर के महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता, विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव, सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी विधायक के साथ साथ हारे हुए प्रत्याशी के साथ ही सभी राष्ट्रीय महासचिव भी शामिल हुए। कांग्रेस को और सीट जीतनी चाहिए थी, ये मानते हैं हम। थोड़ा और उनका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए था। 70 सीट देना डिसीजन
कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि उन लोग को और सीट्स जीतनी चाहिए थी। अब क्या कारण था इस डिटेल पे हम नहीं जानते। भविष्य में अगर ऐसी बात हो सीटों के बंटवारे तो कांग्रेस की स्थिति को देखकर ही सीट देनी चाहिए, कुछ ऐसे राय देंगे? क्योंकि आप एक वो तो अब ऊपर देखिए बाकी लोगों का मैटर है, वो कांग्रेस के लोग समझें और अन्य जो भी उन लोग का है उस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं। हम बस ये मानते हैं कि उन्हें थोड़ी और सीट्स जीतने चाहिए। जनाधार है कांग्रेस का, जितना सीट उन्हें मिल रहा है पार्टी तवज्जो दे रही है, हम जनाधार है हम किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस जो मानते हैं वो हम आपको आपकी एक राय पार्टी में बिल्कुल बिल्कुल हम ये पे ही बात होती है। नहीं, हम ये बोलेंगे कि कांग्रेस को जितनी सीट्स मिली थी उसके मुताबिक उन लोग का जो है परफॉर्मेंस और अच्छा होना चाहिए। हम लोगों का बैठक जब भी रहा है हर तरह की बात उभर करके आई है और जो भी बात सामने आने के बाद उस पर अमल भी किया गया है। पार्टी के माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से जो भी बात हमारे नेतृत्व के बीच में गया है उसे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश भी किया जाता है और उसको अमली जमा पहनाने का भी काम किया जाता है। आज भी हम लोगों का समीक्षा बैठक है, इसमें जो भी बात आएगी सारे बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के बाद जो भी विस्तार पूर्वक बात आएगा आप लोग को बताने का हम लोग काम क्या करेंगे। मानते हैं रीतलाल यादव जी, क्या देखते हैं? हाल का बात हम नहीं मानते हैं, हम इतना ही मानते हैं कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं उस सफल नेतृत्व हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना भी चाहते हैं हम लोग और बढ़ेंगे भी। हारे नहीं हैं, हराया गया हम लोगों को। हराया गया है, मगर कांग्रेस को जो 70 सीट दिया गया था उस सीट में उन्होंने मात्र 19 सीट लोग जनादेश 70 सीट और 100 सीट है, 140 सीट है, 50 सीट है, 200 सीट का मायने यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। हम लोग एक ही शब्द में जानते हैं कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, हम लोग की चुनाव हराया गया है। बैठक की बातें बताई जाएगी, अभी समीक्षा बैठक होगी और उसमें जो उम्मीदवार जीते हैं और जो उम्मीदवार हारे हैं, किन कारणों से हारे हैं और जो जीते हैं उनके साथ पार्टी के लोगों ने क्या क्या किया है, उसके बारे में ये समीक्षा बैठक होने जा रही है और समीक्षा बैठक होने के बाद ही कोई बातें निकल कर आएगी। 27 को जेडीयू भी बैठक कर रही है। अब वो उसका पार्टी का मामला है, वो जेडीयू करे कोई करे, उससे क्या लेना देना। अजीत कुमार जी राजगीर को बड़ा हब बनाना चाहते हैं, राजगीर को बिहार का वो राजधानी बनाना चाहते हैं, बनावे राजधानी, क्या दिक्कत है। तो पट्टा बदल जाएगा, राजगीर हो जाएगा। अब तो उनका राज है, वो जो करना चाहते हैं वो करें। आप सभी जानते हैं कि उनके राज में जितनी हत्याएं और बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, भ्रष्टाचार है, चाहे देश और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। हार और जीत की समीक्षा की बैठक है। जो हमारे जीते हुए विधायक हैं, हारे हुए विधायक हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव जिला के हैं, वो अपने मंतव्य को रखेंगे। इस चर्चा का मुख्य एजेंडा है। और जो हमारे जो कानून, जो देश में कृषि कानून जो पास हुए हैं, जिसके खिलाफ देश भर के जो किसान आंदोलनरत हैं, जिसका हम लोग समर्थन में कई आंदोलन बिहार में हम लोगों ने किया है, आगे भी इस पर हम आंदोलन की दिशा को लेकर के इस बैठक में बहस होगा। बहस में के बाद जो निर्णय होगा पार्टी का, वह हमारे अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा फिर दिया जाएगा कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया। देखिए, दो तरह के मामले हैं। एक, चुनाव में जिन लोगों ने विरोध किया उनका एक निष्कासन है। उनको निष्कासन के बाद अब एक लंबा अवसर उनको दिया जाएगा अपनी बात को सफाई पेश करने के लिए, और पार्टी उसको कह सकते हैं व्यक्ति के आधार पर, उनके गुण दोष के आधार पर आगे निर्णय लेगी। और दूसरा है कि जो हमारे कुछ सहयोगी, कुछ मित्र पहले छोड़ के जा चुके हैं, उनके बारे में अगर कोई प्रस्ताव होगा पार्टी में वापसी का, तो पार्टी जरूर विचार करेगी कि हमारे ये जो पुराने लोग साथी गए हैं अगर वापस आ सकते हैं किन्हीं कारणों से। दोनों अलग अलग विषय हैं, एक चले गए हैं, एक निकाले गए हैं। निकाले गए हैं गुण दोष के आधार पर, चले गए हैं अपने कारणों से। जो अपने कारणों से गए हैं उनको वापसी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगा, लेकिन जो गए निकाले गए हैं उनके गुण दोष के आधार पर ही वापसी सुनिश्चित करेगी।
किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता आन बान और शान होते हैं। अगर पार्टी को मजबूत बनाना है तो बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता को सम्मान देना होगा। उसी कड़ी में पटना साहिब विधानसभा के सैकड़ों एनडीए कार्यकर्ताओं को गमछा और मास्क देकर के सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव ने किया। कार्यकर्ता सम्मान समारोह के माध्यम से मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्षी पार्टी किसानों को मोहरा बनाकर देश और किसानों को तोड़ना चाहती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में किसान एक्ट बना है, उससे ना तो देश टूटेगा और ना ही किसान, लेकिन विपक्ष का कुनबा भले ही टूट जाएगा। शक्ति केंद्र 100 मंडल का ही है ये विशेष बात, और वो शक्ति केंद्र है छोटी पटन देवी शक्ति केंद्र, नई सड़क शक्ति केंद्र और शिकारपुर पूर्वी भाग शक्ति केंद्र। छोटी पटन देवी के प्रमुख है रामनाथ सुमन जी, सह प्रमुख है जयशंकर जी, नई सड़क शक्ति केंद्र के प्रमुख है श्याम सुंदर शर्मा जी, सह प्रमुख है मनोज यादव जी है। इस मंडल में है 40 में से। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई है। पटना के अधिवेशन भवन में डिप्टी सीएम और बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। डिप्टी सीएम के तौर पर तारकिशोर प्रसाद पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता किए हैं। इस बैठक में स्टेट लेवल बैंकर्स के प्रतिनिधि और बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभाग के पदाधिकारी और वित्त विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में बिहार सरकार की तरफ से 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना में रोजगार सृजन को लेकर सरकार की नई नीति में बैंकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। मोतिहारी के NH 28 पर चंदहरिया में कार और टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना मुफस्सिल थाना के चंदरहिया NH 28 पर तेज रफ्तार से आ रही कार एवं टेम्पो में टक्कर हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही 5 टेम्पो यात्री घायल हो गए, जिसके बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी में भर्ती कराया गया है। सासाराम में स्थानीय न्यू एरिया गायत्री नगर मोहल्ले के MG वाटिका में सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक राजेश गुप्ता का अभिनंदन समारोह किया गया। समारोह का आयोजन वार्ड संख्या 34 के पार्षद श्रीमती सुकांती देवी ने किया। संचालन पूर्व पार्षद अतेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में आगत अतिथि को अंगवस्त्र, मां गायत्री की चुनरी और मां गायत्री की तस्वीर प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में वार्ड 34 के पार्षद सुकांती देवी के द्वारा ड्रेनेज निर्माण से संबंधित मांग पत्र भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में स्थानीय विधायक के द्वारा आमजन को जल जमाव की समस्या से संबंधित एवं क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहने का भी भरोसा दिलाया गया। अररिया में कोरोना काल में ड्यूटी करने वाले पैनल अधिवक्ता व PLV सदस्य को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिविल कोर्ट के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित ने किया। मौके पर जिला जज दीक्षित ने कहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पैनल अधिवक्ता एवं PLV ने विपरीत परिस्थिति में कोरोना वॉरियर्स के बढ़ते प्रकोप के बीच सामाजिक दूरी बनाते हुए लोगों की सेवा की है। जिला जज ने 29 पारा विधिक स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। राजीव कुमार श्री अरुण कुमार, स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोगों को खाने का भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। सभी दुकानें, खाने पीने की सामग्रियां सब बंद थी, आना जाना भी दुश्वार था। तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और हम लोग के जो नालसा है, बालसा, ये सब विधिक सेवा प्राधिकार की उच्च संस्थाओं के द्वारा निर्देश प्रदान किया गया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी कोरोना काल में जो पीड़ित लोगों की किसी प्रकार से मदद करे। उस निर्देश के तहत, एक मुहिम के तहत हम सभी अधिवक्तागण, न्यायिक पदाधिकारीगण अपने PLV वर्ग के जो हम लोग के वॉलंटियर्स हैं, लीगल वॉलंटियर्स, उनके माध्यम से हम लोगों ने खाद्यान्न सामग्री, पैकेट, फूड पैकेट्स वगैरह ये सब जगह जगह दूर दराज में बंटवाने का काम किया था, जिसमें कि पैनल लॉयर्स भी जा कर के
तमाम तरह के निर्देशों को लोगों को समझाते थे कि कैसे रहना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे कोरोना से बचना है, और उनको फूड पैकेट के रूप में कुछ भोजन सामग्री के रूप में वितरण किया गया है। तो जो भी हमारे पैनल लॉयर्स और लीगल PLVs लगे हुए थे इस कार्य के लिए, तो अब ऐसा लगा हम लोगों को कि नहीं, उनकी इस परिश्रम को, इनके योगदान को जो सराहनीय है सदैव याद किया जाएगा। बिहार का मुजफ्फरपुर देश का सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित शहर बन गया है। आज की तारीख में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर की आबो हवा में प्रदूषण मानक सबसे उच्चतम स्तर पर है। बिहार में मुजफ्फरपुर के अलावा राजधानी पटना समेत कई अन्य शहर का भी हाल बेहद चिंताजनक है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बिहार के शहर की हवा साफ हुई है, लेकिन अनलॉक के बाद से प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है, जिसे लेकर के मौसम वैज्ञानिक लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। सरकार भी विभिन्न शहर में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए हर संभव उपाय करने में जुटी है। बिहार में राज्यकर्मियों को लंबे अरसे से प्रमोशन नहीं मिला है। प्रोन्नति नहीं मिलने से नाराज राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी ने आंदोलन की रूपरेखा तय कर दी है। राज्यकर्मियों का आंदोलन 14 जनवरी के बाद शुरू होगा। सबसे पहले काला बिल्ला लगाकर राज्य सेवा के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताएंगे। 31 जनवरी को इनकी तरफ से भिक्षाटन भी किया जाएगा और 5 जनवरी या 5 फरवरी को सामूहिक अवकाश पर भी ये रह सकते हैं। बिहार राज्य संयुक्त सेवा महासंघ की हुई बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार शिक्षा सेवा संघ, बिहार अभियंत्रणा सेवा संघ, बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ, बिहार राज्य अपत्रित महासंघ समेत संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। अररिया के SSB 52वीं बटालियन के कैंप में सशस्त्र सीमा बल का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। कोरोना के कारण कार्यक्रम सादे तरीके से मनाया गया, जहां कैंप में अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी जवानों के लिए लगाई गई। साथ ही साथ अन्य कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सत्तावनवां स्थापना दिवस मना रहा है और इस वर्ष 52वीं बटालियन एक इकाई होने के कारण कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स को निर्वहन करते हुए इस एक बटालियन में बड़ा खाना आयोजित किया और उसमें कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखकर प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाहिनी जो अभी तक अच्छा काम कर रही थी और अच्छा भविष्य में और अच्छा काम करेगी। VIP सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों को फिट रहना होगा। अब तक VIP सिक्योरिटी में तैनात होने के बावजूद जो सुरक्षाकर्मी जैसे तैसे ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें अब चुस्त दुरुस्त रहना होगा। मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और अधिकारी समेत अन्य VIP की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी या फिर सुरक्षा अधिकारी को लेकर के अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने VIP सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। VIP सुरक्षा के दौरान अब पुलिसकर्मी को उच्च कोटि का आचरण दिखाना होगा। बिहार में ज्यादातर VIP को सिक्योरिटी जिला स्तर से दी जाती है। BMP या फिर स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी को VIP सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाता है। पूर्णिया शहर में चोरी की वारदात बहुत ज्यादा चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में 2 बार चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पिछले हफ्ते 17 दिसंबर को पूर्णिया के मधुबनी स्थित पूर्व सैनिक के घर में हुई चोरी की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी कि दूसरी बार फिर से सैनिक के ही घर में चोरी हो गई। इस बार चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर घर के सभी परिवार वालों को नशीली पदार्थ का छिड़काव कर दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर आराम से चोरी कर लगभग 5 से 6 लाख की संपत्ति लेकर फरार हो गए। बताया कैसे हुआ? क्या हुआ कि रात्रि के करीब 2:40 को जो है हमारे यहाँ डकैती के वारदात को अंजाम दिया गया। यह घटना जो है हुआ, ये कुछ समाज के ही 2-3 लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि वो हमारे यहाँ ऊपर छत के रास्ते से आए हैं और ऊपर वाला जो गेट है मेरा उसको तोड़ के अंदर आया है और कुछ ईथर या कोई भी जहरीली गैस का इस्तेमाल करके हम लोगों को बाहर से बंद कर दिया, छोड़ के बाहर से बंद कर दिया। फिर मेरे मम्मी पापा के भी कमरे को बंद कर दिया गया बाहर से, और बाहर से बंद करके वो चोरी करा था। तभी मेरी पत्नी जो है उनका आवाज से वो जग गई और वो बोल रही कि कुछ हो रहा है। तो उसने मेरे को उठाया तो मैं भी मूर्छित अवस्था में था, हिल रहा था मैं भी।
तो उसके बाद क्या हुआ कि हिलते हिलते हम दोनों जो है गेट को खोलने का प्रयास करते हैं, पर गेट को खोलने के क्रम में गेट दरवाजा खुलता नहीं है। तो मेरी पत्नी कहती कि बाहर से कोई लगा दिया, लग रहा है कुछ हो रहा है, कोई वारदात हो रहा है। तब तक हमने अपने बाबूजी के नंबर पे फ़ोन किया, जो कि दूसरे रूम में कमरे में सो रहे थे। तो जब उनको फ़ोन करते हैं तो बाबूजी जब हमारे उठते तो वो बोलते कि अरे बेटा हमको भी बंद कर दिया है बाहर से और आवाज़ आ रहा है, तो कुछ डकैती हो रहा है। तब तक हमारी पत्नी हल्ला करना शुरू करती है। इस हल्ला को सुन करके वो लोग जल्दबाजी करता है और हमको पूरा जो है आवाज़ सुनाई देता है कि ये कर, पर क्या है कि हमको बाहर से बंद कर दिया जाता है, तो हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। और जब हम खिड़की खोल के आवाज़ देते हैं अपने समाज के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, एक तरफ से हमारे, तो फिर पड़ोसी लोग आते हैं हमारे। तो हमारे यहाँ समाज का एक बच्चा है सूरज कुमार, वो आया, वो आ करके फिर जा करके जो भी समाज के लोग हैं वो आ करके बोले, जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि मेन डोर आपका खुला हुआ है। बोला वो मेन डोर दरवाजा खोल करके चला गया है और सारा जो है आपका ज्वेलरी, सारा जो भी कैश है, कपड़ा लत्ता सब बिखरा पड़ा है, डकैती हो गया भैया आपके यहाँ। तो फिर उन्होंने हमें दरवाजा का कुंडी खोल करके बाहर निकाला। फिर हमने थाना को इन्फॉर्म किया। इस चोरी की जो वारदात हुई है इसमें आपको किसी पे शक है? हाँ, जो दो दोषी पकड़े गए हैं, जो कि उनका चप्पल मेरे गाड़ी के पास मिला है, अभियुक्त का चप्पल, एक चप्पल, और दूसरा पेयर जो है उसके घर पे पाया गया। जब समाज के लोगों ने बताया कि मतलब ये काफी ऐसे वारदात को अंजाम दे चुका है और बराबर चोरी करता है, बराबर ऐसी चोरी के घटना को अंजाम देता है, तो हम उनके साथ जब प्रशासन को खबर कर दिया और प्रशासन से जब लोग आए, जो पेट्रोलिंग टीम आई, उनके साथ हम उनके घर पे गए। तो जैसे उनके घर पे गए तो जब जो चप्पल हमारे यहाँ सामने पाया गया, उसके भागने के क्रम में छूट गया होगा चप्पल, तो वो दूसरा चप्पल सेम उसके घर पे पाया गया। और जब हम लोग उससे पूछताछ करते हैं और जब छानबीन किए और उससे पूछते हैं तो उसका जवाब होता है कि नहीं ऐसे नहीं, वो घबराया हुआ सा है और वो सोए हुए की अवस्था में नहीं है। और हम कंफर्म 100% बता सकते हैं कि दोषी वही है, क्योंकि कितने की चोरी हुई है? लगभग हमारा कैश और सब कुछ मिला के अराउंड 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख रुपए। अच्छा, क्या वो दोनों लड़का पकड़ा गया है? हाँ, पकड़ा गया है, उसको पकड़ के हाजत में डाला गया है अभी। अच्छा, सुबह के 4 बजे चारों बगल से आपका घर पैक? हाँ, चारों बगल से पैक है। ऊपर से ताला लगा हुआ था, वो ऊपर से आया है, ताला लगा करके चाबी वहां रख दिया जाता था किसी तरह इस्तेमाल करके, और वहां से ताला चाबी दोनों गायब है। ऊपर से ताला और चाबी दोनों गायब है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के लिए हर पंचायत में जलापूर्ति के लिए विद्युत कनेक्शन दिए जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसे लेकर बिजली विभाग पूरी तरीके से सक्रिय है। ऐसी सूचना मिल रही थी कि बिजली कनेक्शन के बिना कई पंचायत में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम के विद्युत कार्यपालक अभियंता प्रेम कुमार प्रवीण ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने पर बल दिया जा रहा है, जिसे लेकर विभाग लगातार बैठक कर रही है। इसके अलावा खेतों तक पानी पहुंचाने से लेकर जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्र में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किस चीज को लेकर? और रेवेन्यू को लेकर मीटिंग चल रहा है और इसमें अभी फोकस है हर घर नल का जल को कनेक्शन देने के लिए, हेल्थ सब सेंटर का कनेक्शन देने के लिए। एक नया आया हुआ है मुख्यमंत्री जी का निश्चय में से कि सभी खेतों तक पानी पहुंचाना है, उसको लेकर की बैठक हो रहा है, बैठक में बात हो रही है। और इसके अलावा हमारा मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन जो भी है, FIR वगैरह का जो भी है हम लोग करना है वो हम लोग करेंगे। क्या टारगेट है सर इस पर रेवेन्यू का? और रेवेन्यू का फिलहाल तो अभी कोई टारगेट सेट नहीं किया, हम लोग अपना टारगेट सेट कर लेंगे मीटिंग करने के बाद। बिहार में ठंड और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। सोमवार को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में कोहरे और धुंध का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क पर इतना घना कोहरा है कि विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर भी नहीं रही। कोहरे और धुंध के साथ साथ शीतलहर के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। तेज बर्फीली हवा चलने और कनकनी के कारण लोग किसी भी तरह ठंड से बचने की जुगाड़ में जुटे हुए हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट आई है। उत्तर बिहार में कड़ाके की ठंड का असर कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, जबकि पटना, आरा, बक्सर समेत अन्य इलाकों में भी लोगों को ठंड से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 दिसंबर की सुबह तक ठंड का कहर जारी रहेगा और आगे तापमान में अगर और भी गिरावट होती है तो रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है।
वैश्विक महामारी कोरोना के बीच बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड से गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यूँ कहें तो बढ़ते ठंड के प्रकोप से गरीबों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी संस्था है जो बिना किसी स्वार्थ के गरीब और जरूरतमंद की मदद करने को आगे आया है। तो वहीं अपस्टेयर्स फाउंडेशन के द्वारा शहर के पुरानी गुदरी में ठंड से बचाव को लेकर गरीब और जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। क्या कार्यक्रम किया? हमारी संस्था अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा आज कल्याणी स्थित बीबी जान लेन में दर्जनों गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। हमारी संस्था अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा आगे भी ऐसा प्रयास जारी रहेगा। क्या परिचय है आपका? विक्रम सिंह। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा टैंकर और बाइक के टक्कर के दौरान हुआ है। इस दौरान तीनों युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रविवार की सुबह यह सड़क हादसा बेतिया के नरकटियागंज रेलवे अस्पताल के पास की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनियंत्रित होकर टैंकर ओवरब्रिज से उतर रहा था। इसी दौरान उसने बाइक सवार 3 युवक को टक्कर मार दी और रौंदते हुए आगे निकल गया। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।